तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम SnAr की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये बात कि जो एराइल हैलाइड्स जो होता है, राइट, एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, बट ये मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जैसे कि मैंने देखा एराइल हैलाइड्स कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो, ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली मैं क्लोरीन ले लिया हूँ, आप चाहो तो एक्स लिख सकते हो इन जनरल। तो एराइल हैलाइड का जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आप ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लाओगे और इस न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक ऐसे करा दो यहाँ पे और इस सीएल को बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है, ये प्रोसेस इस तरीके से नहीं होता है। वही बात मैंने लिखा है यहाँ पे कि एराइल हैलाइड्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो भैया अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा तो कौन से कंडीशन में होगा? तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख रहा हूँ बिकॉज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसका रीज़न क्या है नहीं होने के पीछे? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल द न्यूक्लियोफाइल and also due to sp2 and also due to sp2 hybridized carbon। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इफ़ आई विल आस्क यू व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूँ तो सीधी सी बात है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड इधर है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है। तो sp2 का मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा है, और आपने पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उस वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होता है, राइट। परसेंटेज ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक और रीज़न ये है कि यहाँ पे इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो क्या है, काफ़ी लो है। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है तो इस न्यूक्लियोफाइल का कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, रिपल्सन होगा, क्योंकि खुद ये निगेटिवली चार्ज है, वो जाएगा जैसे ही वापस भगा देगा उसको। सो आई कैन राइट डाउन सो therefore no attraction to nucleophile, and that's why जो आपको लगता है कि SN2 रिएक्शन टाइप हो जाएगा वो यहाँ पे नहीं होगा। SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो क्वेश्चन ये है कि फिर यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? हाउ कैन वी डू द सब्स्टिट्यूशन यार, मतलब इस सीएल को लेकिन हमें हटाना है, हटा कर कुछ हमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। तो इस चीज़ को कैसे किया जाए? तो उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमें एक बार और फिर से देखना पड़ेगा। अगर आप एराइल हैलाइड की बात करो, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास 1 2 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब क्लोरीन का जो लोन पेयर जो प्योर पी ऑर्बिटल में अवेलेबल है वो यहाँ पे मस्त रेजोनेंस कर रहा है, दिख रहा होगा, पाई सिग्मा और फिर ये लोन पेयर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फटाफट आप ड्रॉ कर लीजिए। टोटल इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सीएल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जिसने डोनेट किया उसके ऊपर प्लस चार्ज, ऑलराइट, यहाँ पे माइनस, और ये जो ऐसे है वैसे बना देंगे। फिर फर्दर ये कॉन्जुगेशन चलते रहेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे फटाफट आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, Cl प्लस, फिर उसके बाद मैं एक और बनाऊँगा यहाँ पे ऐसे, ऑलराइट। फिर फर्दर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ऑलराइट, Cl प्लस एंड देन आफ्टर ईयर पाई बॉन्ड एंड देन नेगेटिव चार्ज ईयर, और फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलाएगा, और क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऑलराइट, और ये वापस आ जाएगा।
तो ये सारे के सारे क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ तो हाइब्रिड इज़ नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड इसका कैसा हो जाएगा भाई, तो हाइब्रिड जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दैट विल बी लाइक दिस, डॉट डॉट चारों तरफ, डेल्टा माइनस बीच में, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे डॉट 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 और इस क्लोरीन के ऊपर डेल्टा प्लस। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द क्लोरोबेंजीन। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो डोनेट कर रहा है, और इस तरीके के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। सो आई कैन राइट डाउन वन मोर थिंग हियर कि ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू, जस्ट अ मिनट, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है, CX मैं लिख रहा हूँ जनरली, X मतलब हैलोजन, CX बॉन्ड हैज appreciably double bond character, DBC means double bond character. So departure of living group kind of, वो जो हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। ये थोड़ा आप GOC के कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया कि क्यों पॉसिबल नहीं है इसका निकलना। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कहीं ना कहीं सिंगल नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि आपको हाइब्रिड में देखने को मिला होगा यहाँ पे। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस लिविंग ग्रुप का डिपार्चर जो है वो उतना आसान नहीं है, ठीक है। और चलो मान लिया थोड़ा देर के लिए कि अगर आप डिपार्चर करा भी देते हो लिविंग ग्रुप का, आफ्टर डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, आफ्टर डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो कार्बोकैटायन बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मान लो कि कहीं पे RCl लिखा हुआ था, यहाँ से Cl निकाल देते तो R के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में से अगर इस Cl को बाहर निकाल दोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है। और ये तो भाई पूरा केमिस्ट्री में अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज बना दिया तो पाप कर दिया आपने, एक तरीके से क्या कर दिया, पाप कर दिया, हाईली अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये हाईली अनस्टेबल क्यों है। तो एक्चुअल में अगर आप बात करो यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना कर समझाता हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्या हो गया सर कि आपने बोल दिया कि हाईली अनस्टेबल है, तो उसके पीछे का रीजन समझो, लॉजिक क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे नहीं, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक सिग्मा बॉन्ड है सर, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, राइट, 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 3। पॉजिटिव चार्ज को तो काउंट करेंगे नहीं, तो ये करते हैं बच्चे, इसको हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं sp2। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूछूंगा कि ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में कहाँ पे अवेलेबल है, क्या ये प्योर p ऑर्बिटल में है, नहीं है, ये नो डाउट ये किसी ऑर्बिटल में ही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो अवेलेबल है वो प्योर p ऑर्बिटल में अवेलेबल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो इसका आंसर ये निकल करके आता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में अवेलेबल है, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp2। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp2। अब एक मन में डाउट आएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कभी भी आप कार्बन पे प्लस चार्ज दिखाते हो जैसे, तो आपको क्लिक करता है क्या यहाँ पे, इसी की मैं बात करता हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है वैकेंट में है, और वो कहीं ना कहीं सही है, वैकेंट पे और p ऑर्बिटल में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि sp2 में है, तो उसके पीछे का रीजन समझो कि ये जो कार्बन है यहाँ पे ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है, राइट, मतलब ये कार्बन अपना ऑलरेडी प्योर p ऑर्बिटल यूज कर चुका है, इस वाले कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करके और पाई बॉन्ड बना चुका है। तो अब ये सेकेंड टाइम पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, और कार्बन जो है वो मैक्सिमम sp3 तक जा सकता था, लेकिन इसका एक p ऑर्बिटल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो और आप बता रहे हो कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ पे है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपने जेई के प्रिपरेशन के दौरान आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर कभी भी रिंग के ऊपर या डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और दूसरी नंबर बात ये कि sp2 है तो s कैरेक्टर जो है वो 33.33% है, मतलब sp3 से तो ज़्यादा है ना s कैरेक्टर sp2 में, और मोर द s कैरेक्टर, तो अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पे कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है।
है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। दैट्स वाई SN1 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप सोचोगे कि ठीक है, उसको आराम से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दो और मस्त कार्बोकेटायन बना दो, तो कब बनने वाला कार्बोकेटायन तो काफ़ी अनस्टेबल है। दैट्स वाई एराइल हैलाइड does not undergo nucleophilic substitution under normal condition। तो भैया मैंने दोनों बताया कि ना ही SN1 होगा ना ही SN2 होगा, तो सर होगा क्या, मतलब कुछ तो होगा इसका, बिल्कुल होगा। तो उसको अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये पूरा काम, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे सोचो ये करवा ले, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका पॉसिबिलिटी है। अब देखिए कैसे पॉसिबल है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ से समझिएगा, क्लोरोबेंजीन है, मैंने अगर NaOH यूज़ किया है ऑलमोस्ट 80% के आसपास, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा 350 ATM के आसपास, और लगभग 6 से 7 घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ये बनेगा अपना फिनॉल। और इस प्रोसेस को हम लोग डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर में क्लास 12th में, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे इसको क्लोरोबेंजीन से ये फिनॉल बनाने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग डाउज प्रोसेस बोलते हैं। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा ये तो मतलब ये क्लोरोबेंजीन से हो गया फिनॉल बनना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अपने पास ये है साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड है बेसिकली, और यहाँ पे मैंने NaOH एक्वस यूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे काम चल जाएगा 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और आधा घंटा लगभग आप रखोगे इसको, तो ये जो है नॉर्मली यहाँ पे कोई झंझट वाली बात नहीं है। ये Na+ है, O- है, ये मस्त OH- बेस भी है, बट यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। यहाँ पे क्लोरीन पे अटैक, ये हट जाएगा बाहर, और यहाँ पे मस्त कार्बो मतलब सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो हम SN1 SN2 बोल नहीं सकते हैं आज सच। मैकेनिज्म की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब यहाँ पे बन जाएगा अपना, रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा बेसिकली, ठीक है, अपने आप को। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि मैंने ये ले लेता एक ग्रुप क्लोरोबेंजीन के साथ साथ, मैं पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगा देता, और ठीक है, और मैं मान लो कि इस बार NaOH जो है ज़्यादा नहीं 40% ही यूज कर रहा हूँ, और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ कर दिया है जो पहले वाला इक्वेशन लिखा था, और प्रेशर भी बहुत कम कर दिया मैंने ऑलमोस्ट, और टाइम भी बहुत कम लग रहा है बेसिकली। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, तो ये वाला Cl जो दिख रहा है आपको, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। और ये सब मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया अचानक। तुम खुद देखो ना, दोनों रिएक्शन में कितना फ़र्क है। यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ऊपर 80% है, कॉन्सेंट्रेटेड काफ़ी ज़्यादा है, नीचे 40% में ही हो जा रहा है। ऊपर टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री लग रहा है, यहाँ पे 125 लग रहा है। ऊपर 350 ATM लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ 50 ATM लग रहा है। ऊपर 6 से 7 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 3 से 4 घंटा लग रहा है। और सिर्फ किसके वजह से, तो इस एक NO2 के आ जाने की वजह से। तो ऐसा क्या है। अच्छा, और थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, वो देखेंगे कि ये NO2 के आने की वजह से ऐसा क्या हो जा रहा है। फिर चौथा एक और रिएक्शन मैं लिख करके आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि मेरे पास ये Cl है, और जब एक NO2 लगाया तो ये हाल है। अगर मान लो कि मैं 3 NO2 लगा दूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, 3 NO2 अगर मैं लगा दूँ, और मैं फिर से यहाँ पे जस्ट नॉर्मल पानी ले लूँ रूम टेम्परेचर पे, तो पता है मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल बी सरप्राइज नहीं होगा, पहले से पढ़े होगे आप, 12th में पढ़ाया जाता है ये आप मस्त आराम से ये Cl जो है ना बाहर निकल जाएगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये समझ रहे हो ना, इस NO2 में कितना ज़्यादा शक्ति है, कि मतलब जो रिएक्शन जो है वो कराने के लिए हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, वो अब रूम टेम्परेचर पे आसानी से हो जा रहा है। तो भैया आखिर ऐसा हुआ क्या, तो आइए उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और वो दिख रहा होगा साफ साफ आपको कि ये NO2 के आने की वजह से पूरा कमाल हुआ है। तो ये NO2 ऐसा क्या कर रहा है जो कि आराम से जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है वहाँ पे। तो अब इसी चीज़ को ना तो बोलते हैं हम लोग क्या, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR। अब ये SNAR में भी दो टाइप होता है, एक होता है SN1AR और दूसरा होता है SN2AR। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे SN2AR, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन कराने के लिए ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना बहुत ही आवश्यक है।
So electron withdrawing group substituent actually increases the reactivity. ओके, ये मेन रीजन है। आइए इसको मैं करके दिखाता हूँ स्टेप वाइज। स्टेप 1, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली अब मेरे पास क्या था उस समय, हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन जो बोल लो, एक न्यूक्लियोफाइल था। तो हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि इस एक्स को मैं हटा दूँ, मतलब हेलोजन को हटा दूँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एक्स बाहर नहीं आएगा, ये क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा एक्चुअली में, और ये जो प्रोसेस होगा फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जा रहा है, वो मस्त एकदम स्टेबल सा है, तो जा करके थोड़ा उसको जगाना पड़ेगा। आई मीन उठो भाई सुबह हो गया, तो थोड़ा टाइम लगा, ये प्रोसेस जो है स्लो होता है। तो क्या बनेगा एक्चुअली में ये जब हो रहा होगा तो देखो ये बॉन्ड टूटा है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक्स, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस लेकर के आया था इसलिए वाला माइनस ट्रेवल होकर वहाँ चला गया। अब इसका खुद का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको अब बना लीजिए फटाफट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब अब आपको एकदम मतलब प्रॉपर बनाने आना चाहिए, जल्दी जल्दी खटाखट प्रैक्टिस करना है इसका बहुत ज़्यादा। ये बन गया अपने पास, ठीक है, माइनस यहाँ पे NU, यहाँ पे X, फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ अब कुछ नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, फिलहाल रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये अपना चलते रहेगा, फिर से वापस फर्स्ट पे आ जाओगे। तो अगर मैं ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड बना के दिखा दूंगा यहाँ पे तो और अच्छा होगा। तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, यहाँ पे NU और यहाँ पे X, ये हो गया अपने पास हाइब्रिड, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं कार्बन आयन इंटरमीडिएट, या ये सारे के सारे इंटरमीडिएट है। तो ये स्टेप 1 की कहानी समझ में आ गई। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, देखो भैया स्टेप 2 में ये हो जाएगा, हम जब जैसे ही अटैक हुआ था तो ये वाला फेज डेवलप हुआ था XNU वाला। तो देखिए पहले सिस्टम क्या था, एरोमेटिक था मस्त। अब क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3 हो गया, ऑलराइट। तो नॉन एरोमेटिक हो गया है, नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। तो ये तुरंत क्या करना चाहेगा, अपने एरोमेटिसिटी को अचीव करना चाहेगा। तो ये क्या होगा इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, देखो बाकी तो मैंने तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, उनमें से कोई एक लेकर के मैं समझा रहा हूँ। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा जब घूम लेगा एक बार ना, तो ये इंटरनली अटैक करेगा, ठीक है, और इस एक्स को बाहर निकाल देगा। और जैसे ही बाहर निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला NU जो है वो अपने आप रुक जाएगा और बाहर X माइनस निकल जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन होगा बहुत फास्ट होगा, क्योंकि अब ये बौखला चुका है वापस एरोमेटिसिटी में जाने के लिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमने न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर सब्सटीट्यूएंट, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अगर मैं इसकी रेट की बात करूं, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K2 मतलब कोई रेट कांस्टेंट, एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये होगा। मतलब इसका जो रेट है वो आपने कौन सा एराइल हैलाइड लिया उस पर भी डिपेंड करेगा, और आपने कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल लिया उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड जाना तो अटैक होने के लिए है न्यूक्लियोफाइल को ही, देखो। और फिर अगर मान लो कि ये वाला अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है आपने, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये RDS था ना हमारा फर्स्ट स्टेप, तो हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है इस बात को कि यू नो योर व्हाट आई मीन कैसे जो है वो रेट लॉ लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ मैं, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप क्या है उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। एंड द वेरी सेकेंड थिंग इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, और आयोडीन, ठीक है। मतलब अगर रेट की अगर हम बात करें तो अगर ये 33 है तो ये 1 है, मतलब, ठीक है। मतलब ये तब की मैं बात बता रहा हूँ कि आपके रिंग के साथ क्या अटैच्ड है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो फ्लोरोबेंजीन लिया है तो रेट 33 टाइम्स है, क्लोरोबेंजीन है। अच्छा, फ्लोरीन के साथ रेट बहुत ज़्यादा क्यों है, तो देखो फ्लोरीन के साथ रेट ज़्यादा होने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो फ्लोरीन है ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर
पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो वो अच्छी बात है ना न्यूक्लियोफाइल के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, वैसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है क्योंकि क्लोरीन उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रैक्टिकली ये रेट ऑब्जॉर्व किया गया। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप जो हमारा आईडीएस का पार्ट नहीं है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज वेरी वेरी हाई, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन राइट नाउ। देयरफॉर विथ फ्लोरीन फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी फास्ट विच इज़ द RDS एक्चुअली, राइट। तो ये सारी रीजन्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एक और जाते जाते छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ पे मान लो कि मैंने OET लगा दिया है ग्रुप, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिया है MEO - Na+, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत सिंपल है, लेट मी कीप इसी में, मतलब यहाँ पे मैं OET की जगह OCH3 लगा देता हूँ, NO2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ NO2, फिर मैं यहाँ भी लिखा देता हूँ NO2, और मैंने यहाँ पे लिखा, एरो पे दिया है आपको ETO - Na+, ठीक है। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये बातें बताना है आपको, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, इसकी बात करें हम लोग तो MEO- मिथॉक्साइड आयन जाएगा इस यहाँ पे, और इसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा, रिप्लेस भी उसी को करेगा, बड़े ध्यान से समझना है, रिप्लेस भी उसी को करेगा, यू नो, जो आपका क्या होगा, आई मीन जो ऑर्थो या पैरा, आई मीन जो ऑर्थो या पैरा पे EWG लगा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो यहाँ पे तो खैर एक ही है OET, तो उसी को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMe आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये OMe, फिर NO2, वो सब आप बना करके दिखा दीजिएगा, NO2 और NO2। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये अगर रिप्लेस करेगा तो इसको बाहर निकाल देगा, तो एक बार OET आ जाएगा, है ना। तो एक तरीके से जब ये दो कराओगे तो एक तरीके से इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, इसी में लिख देता हूँ OET, ठीक है। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेसामियर कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ठीक है, लिखना पड़ेगा, मेसामियर कॉम्प्लेक्स। ये रेड कलर का ऑरेंज कंपाउंड होता है, रेड कलर का ऑरेंज कंपाउंड है ये, आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट भी किया जाता है, दैट थिंग इज या। सो बेसिकली हमें ये सीखा इस वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिक्रीज करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, इज मोर फ्रॉम पैरा देन द ऑर्थो एंड देन मेटा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी और हम लोग आगे जो है डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।